रात के 12 बजे जेठ महीने के आग उबलते मौसम में गोविंद जी आंगन में रखी हुई चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान को निहारते हुए वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। रात के 2 बज गए थे, लेकिन उनकी आंख से नींद गायब थी। नींद आती भी कैसे, सुबह से उनके मुंह में एक अनाज का दाना भी नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आते भी खाने को गुहार लगा रही थी। गोविंद जी धीरे से रसोई में जाते हैं और खाना खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन रसोई में कुछ पड़ा ही नहीं था। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से फ्रिज खोलते हैं तो दूध का बर्तन खाली पड़ा था। बुझे मन से गोविंद जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस आकर चारपाई पर लेट जाते हैं। एक और इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वह बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब उन्हें बहू कुछ खाने को दे दे। गोविंद जी के कमरे में पंखा नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर बेटा और बहू एसी में सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात को बेटा और बहू शादी में गए हुए थे और वहीं से डिनर करके घर लौटे थे और गोविंद जी के लिए उनकी बहू ने 2 सुबह की बची हुई बासी रोटियां रखकर गई थी और अपने ससुर से कहा था कि चाय बनाकर उसके साथ ये रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू रीना रात की बची हुई रोटियां गोविंद जी के खाने में दे दिया करती थी और अब तो गोविंद जी को इस चीज की आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद बेटा और बहू दोनों लोग शादी में चले गए। जब रात को गोविंद जी को भूख लगा तो वह खाना खाने के लिए रसोई में गए। जैसे ही रोटी का डिब्बा खोला तो देखा कि रोटियों से बदबू आ रही थी, लेकिन उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाया तो खाने को कुछ भी नहीं दिखा। रात के 12 बजे बेटा और बहू शादी से घर लौटे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस समय वह अपने बहू से खाना बनाने के लिए कहें। इसलिए वह चारपाई पर चुपचाप लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, गोविंद जी की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू रीना रसोई में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से उनकी भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब कुछ देर के बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी उठने में, इतनी देर भी कोई सोता है क्या? बहू की ओर देखा तो गरम चाय का प्याला देते हुए बहू बोली, जल्दी से ये चाय पी लीजिए और घर के कामों में मेरा हाथ बटाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हुए हैं, उनको धो दीजिए और धोकर छत पे सूखने डाल दीजिए। इसके बाद घर की झाड़ पोछ भी करनी है और हाँ, हाथ थोड़ा तेजी से चलाना। आज मेरे मायके से आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। एक के बाद एक काम गोविंद जी को बताई जा रही थी, लेकिन रात से भूखे गोविंद जी अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। एक कप चाय पीकर ही अपने मन को दिलासा दिया। इसके बाद बाथरूम में रखे हुए कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, लेकिन वो मजबूर थे। सारा काम करने के बाद गोविंद जी हाँफते हुए अपनी बहू के पास आए और बहू से कहा, बहू मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। रात को जो तुमने 2 रोटियां रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण रोटियों से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उन रोटियों को नहीं खा पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब यही इल्जाम लगाने को बाकी था। ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? कान खोल के सुन लीजिए, आज मेरे मायके से आने वाले हैं और जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आपको कुछ भी देने वाली नहीं हूँ। अरे कहीं खाना कम पड़ गया तो? बाद में खाना बचेगा तो मैं आपको खाने के लिए दे दूंगी। अब मेरे सर पर खड़े मत रहिए। ऐसा कहते हुए रीना एक बिस्कुट का पैकेट गोविंद जी के हाथों में थमाया और कहा कि अंदर ले जाकर इसे खा लेना।
और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं पर बैठे रहना। तुम्हें इधर-उधर घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई उठा लेना, मेरे घर को कबाड़-खाना बनाकर रखा हुआ है। गोविंद जी का मन हुआ कि अपनी बहू को मुँह तोड़ जवाब दे, लेकिन गोविंद जी यह सोचकर चुप हो गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी, और जब यह हंगामा होगा तो बेटा गुस्से में आकर मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। जब से शादी की है तब से अपने बूढ़े पिता की तकलीफें उसे दिखती कहाँ है। वो तो सिर्फ बहू की ही बातें सुनता है। इसलिए गोविंद जी चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दिए और चुपचाप वहीं पर आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमें हमारा बेटा संजीव मिला था। हमने सोचा था कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा न तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। कभी भी एक पल निकाल कर मेरे पास नहीं बैठता और ना ही पूछता है कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया या फिर नहीं खाया। अब तो जब बोलता है तो बस आग ही उगलता है। बेटा और बहू दोनों जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी मुझे खा जाएंगे। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए। मेरे पास था ही क्या, सिर्फ 2 कमरे का मकान और एक छोटी सी खिलौने की दुकान। सोचा था जो दुख मैंने झेले हैं वो दुख मेरे बेटे को ना झेलना पड़े। दिन रात मेहनत की और छोटे से खिलौने की दुकान को एक शोरूम में तब्दील कर दिया। इसके बाद अपने बेटे के लिए एक बड़ा सा घर भी बनवाया। बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया उसी लड़की से शादी करवा दी। व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज वह एक अच्छा व्यापारी बन बैठा है। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी शारदा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। जब शारदा मेरे साथ थी तब मैं घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा और बहू मुझे कितना ज्यादा इज्जत देते थे। खाने पीने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और शारदा बहू के साथ मिलकर घर के सारे काम संभाल लिया करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। बेटा बहू मुझे बोझ समझने लगे। बेटे ने दुकान पर बैठने से यह कहकर मना कर दिया कि पिताजी आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, यह उम्र आपको आराम करने की है तो आप घर पे आराम किया करिए, आपको दुकान पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा। बेटे ने दुकान पर कब्जा किया तो इधर बहू ने घर पर भी कब्जा कर लिया और एक कमरे तक ही मुझे सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। जेब में कुछ पैसे होते तो बाहर से ही कुछ खा लेता, लेकिन मेरा बेटा 1 रुपए तक मुझे नहीं देता और बहू मुझे खाना नहीं देती। सोचते सोचते गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। गोविंद जी की पत्नी शारदा को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे और धीरे धीरे बहू बेटे का रवैया दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। गोविंद जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान पर बैठने से तो मना कर दिया था, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम करवाती थी। घर की साफ सफाई, जूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती है। यदि गोविंद जी कुछ कहते तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती। इसी कलह कलेश की वजह से गोविंद जी चुपचाप सारे काम करते आ रहे थे। बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि दिन पर दिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और घर के इतने काम वह कैसे कर पाएंगे। गोविंद जी का एक पोता भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। जब उनका पोता छोटा था तब गोविंद जी अपने पोते के साथ अक्सर खेल कूद किया करते थे और उनके पोते अजय को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाते तो कभी बाजार में। दादा पोते में इतना प्यार था कि जब तक रात को वह अपने दादाजी से कहानी नहीं सुन लेता उसे नींद नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद अजय अपने दादाजी से स्कूल की सारी बातें साझा किया करता था। अजय बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। जैसे ही स्कूल की पढ़ाई पूरी होती है बेटे और बहू ने अजय को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और जब से अजय पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था गोविंद जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे।
क्योंकि उनका पोता ही था जिसके साथ बात करके वह अपना सारा गम भूल जाया करते थे। अजय ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखता था। अपने कमरे में बैठे गोविंद जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपने यादों के समंदर से बाहर आ गए। वह समझ चुके थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाकर देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी और खूब जोरों शोरों से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखे गोविंद जी कमरे में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए हुए 3 घंटे हो चुके थे। तब जाकर डाइनिंग टेबल पर उनके लिए खाना लगाया गया और सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खाए जा रहे थे। इधर गोविंद जी पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो गया था और जब पानी लेने के लिए गोविंद जी अपने कमरे से रसोई में गए तो रसोई में खड़ी बहू की माँ ने बहू से कहा, अरे रीना, अपने ससुर से भी कुछ काम काज करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। तभी रीना बोली, अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त का खाना थोड़ी ना खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गईं। गोविंद जी रसोई में खड़े खड़े बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनकी बातें गोविंद के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा हूँ, ये घर और ये बिजनेस सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। सोचते सोचते गोविंद जी के हाथों से पानी की गिलास गिर गई और रसोई में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी रसोई में आई और देखा तो रसोई में चारों तरफ पानी फैला हुआ था। बहू चिल्लाते हुए बोलने लगी, एक बार की कही हुई बात आपके समझ में नहीं आती? जब मैंने मना किया था रसोई घर में आने से, तब आप रसोई घर में क्यों आए? पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से साफ करिए। बहू का इतना जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि बेटा भी पीछे से चिल्लाते हुए आया, पिताजी, जब रीना ने आपको मना किया था रसोई घर में आने के लिए, तब आप रसोई घर में क्यों आए? आपका इधर उधर घूमना जरूरी है क्या? एक जगह बैठा नहीं जाता आपको, पूरा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा और बहू पैर पटक कर चले जाते हैं। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज गोविंद जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंखें लिए और कांपते हाथों से उन्होंने रसोई को साफ किया और उसके बाद नजरें झुकाकर अपने कमरे में चले गए और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और गोविंद जी खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू उन्हें कुछ खाने को दे दे, लेकिन इधर बहू ने रसोई को बंद किया और कमरे में जाकर लेट गई। गोविंद जी बहू को आवाज लगाते हुए बोले कि बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी बेटा और बहू गुस्से से चिल्लाते हुए बोले कि आज मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करा दी, आज आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। चुपचाप इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ, हमें आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। यह बातें सुनकर गोविंद जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। वह यही सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन यह अपमान भी उन्हें बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में रखे पुराने पर्स में कुछ पैसे पड़े हुए थे। उन्होंने पैसे निकाले और अपने जेब में डाल लिया। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और बाहर की तरफ चल दिए। जाते हुए बेटा और बहू दोनों ने देखा, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। गोविंद जी की जेब में कुल मिलाकर 700 रुपए थे और चलते हुए वो सोचते जा रहे थे कि इन 700 रुपए का वो क्या कर सकते हैं। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो 50 रुपए का उन्होंने छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। गोविंद जी एक सफल व्यापारी थे। वो बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन उनका दिमाग बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बचे 650 रुपए उन्होंने हाथ में लेकर सोचा
कि ऐसा क्या किया जाए कि भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने उन पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर आने जाने वाले लोगों को चिप्स बेचने के लिए खड़े हो गए। काफी देर तक कोई भी चिप्स खरीदने नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वह पसीने से भीग रहे थे, लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होते होते सारे चिप्स के पैकेट बिक गए। उन्होंने 150 का मुनाफा कमा लिया। इसके बाद घर आते हुए उन्होंने ढाबे पर ही भर पेट खाना खाया। उन्हें पता था कि घर जाने के बाद बहू तो उनको खाने को कुछ देने वाली नहीं है, इसलिए खाना खाकर वह घर लौट आए। अब हर रोज गोविंद जी ऐसा ही करते थे। वो बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। रोज सुबह घर का सारा काम करने के बाद गोविंद जी चिप्स का पैकेट लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाते थे। वैसे तो बेटा बहू उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी गोविंद जी से नहीं पूछा कि आप बाहर क्यों जाते हैं, क्या करने के लिए बाहर जाते हैं। अब अपना खर्च करने के लिए गोविंद जी के पास कुछ पैसे होने लगे, जिन पैसों से वह भरपेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते थे। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते थे। ऐसा करते करते 8 महीने हो चुके थे और इधर अजय की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अजय घर वालों को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे वो मन ही मन सोच रहा था कि जब मैं बिना बताए घर पहुंचूंगा तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे। अजय का दोस्त भी अजय के साथ इंडिया वापस आ रहा था। तभी अजय ने अपने दोस्त से कहा, जानते हो राजू, जब मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहा था तो मेरे दादाजी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब वह अचानक मुझे सामने देखेंगे तो मुझे गले से लगा लेंगे और उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। आखिर इतने सालों बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। इस तरह से दोनों दोस्त बातें करते हुए आ रहे थे। दोनों दोस्त जब इंडिया पहुंच गए और एयरपोर्ट से बाहर आए, तब अजय के दोस्त ने कहा, अजय देखो, यह तो तुम्हारे दादाजी जैसे लग रहे हैं। दोनों दोस्त पास जाकर देखे तो अजय की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सचमुच उसके दादाजी ही थे। दादाजी वहां पर आने जाने वाले लोगों को बुलाकर चिप्स के पैकेट खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही अजय उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने बोला, बेटा यह चिप्स खरीद लो, सिर्फ 10 रुपए का है। बताओ तुम्हें कौन सा चिप्स चाहिए। उसी समय अजय की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अजय ने भरे गले से कहा, मुझे तो बस अपने दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज सुनकर गोविंद जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता खड़ा था। दोनों दादा पोता कसकर गले लगे और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा अजय का दोस्त भी ये सब नजारा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसके बाद अजय ने अपनी दादाजी की तरफ गौर से देखा तो वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही प्रतीत हो रहा था कि कितना ज्यादा उन्हें सताया गया है। भरे गले से पूछा, दादाजी लेकिन आप यहाँ पर इस हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए, अब आपको चिप्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने आपको ये सब करने से नहीं रोका? देखिए तो कितनी तेज से गर्मी पड़ रही है और आप पूरी तरह से पसीने से भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपनी दादी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही गोविंद जी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को अपने पोते से बताया तो अजय के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। उसने अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते आया था, लेकिन उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया। इंसान के भेष में रहकर कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है, उसे यह मालूम नहीं था। उसने ठान लिया था कि जिन्होंने भी उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उसे वह सबक सिखाकर रहेगा। इसके बाद अपने दादाजी को लेकर वह एक होटल में पहुंचता है। वहां पर सबसे पहले दादाजी को खाना
खिलाता है। खाना खिलाने के बाद एक आरामदायक कमरा बुक करवाता है और दादाजी को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है, दादाजी आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वेटर आपको कमरे में ही खाना देकर जाएगा। कुछ देर अपने दादाजी के साथ समय बिताने के बाद अजय कहता है कि दादाजी बीच-बीच में मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इसके बाद अजय घर चला आता है। जैसे ही रीना अपने बेटे को देखती है तो उसके खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रीना कहती है कि बेटा अगर तूने बताया होता तो तेरे आने की खुशी में मैं तेरा और भी अच्छे से स्वागत करती। तभी अजय कहता है, अगर मैंने बताकर आया होता तो आज मैंने जो अपनी आंखों से देखा है शायद वो देखने को नहीं मिलता। तभी रीना कहती है, अजी सुनते हैं हमारा बेटा आज घर आया है। अजय के पिता आते हैं और अजय को गले लगा लेते हैं। तुरंत ही अजय वहां से हट जाता है और कहता है कि मेरे दादाजी कहाँ है। ये कहते हुए अजय दादाजी के कमरे में चला जाता है। तभी रीना कहती है कि घर में पड़े पड़े बस खाते रहते थे और सोते रहते थे, तभी मैंने कहा कि बाहर भी घूम टहल आया करिए, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। तो बेटा तेरे दादाजी बाहर गए हुए हैं। इंतजार करते करते शाम हो जाती है और अजय कहता है कि पापा जी दादाजी अभी तक नहीं आए, कहाँ पर हैं दादाजी। तभी पिता कहते हैं कि हो सकता है वो अपने दोस्त के घर चले गए हों। जब वो अपने दोस्त के घर जाते हैं तो एक एक दो दो दिन वहीं पर रह जाते हैं। तू टेंशन न ले, खाना खा ले और सो जा। जैसे ही सुबह होती है अजय तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल में चला जाता है। वहां जाने के बाद दादाजी के साथ बैठकर खाना खाता है और कहता है, दादाजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद अजय अपने दादाजी को लेकर घर चला आता है। जैसे ही रीना दोनों लोगों को साथ में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। रीना कहती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था। तभी अजय कहता है कि मैं अपने दादाजी को ढूंढने गया था और आखिर मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। आप लोगों ने जो मेरे दादाजी के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये बड़ा सा घर और ये शोरूम सब कुछ मेरे दादाजी का किया हुआ है और जब मेरे दादाजी बूढ़े हो गए तो आप लोगों ने एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। इतनी तेजों से गर्मी पड़ रही है लेकिन आप लोगों ने दादाजी के कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। लोग अपने नौकर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते हैं। बातें चल ही रही थी कि वहां पर इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं। इंस्पेक्टर को देखकर बेटा बहू डर जाते हैं। अजय कहता है कि आने से पहले मैंने ही इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाया था। आप लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा आप लोगों को जरूर मिलना चाहिए। आप लोगों ने जो मेरे बूढ़े दादाजी के साथ किया है अगर वही सब मैं आप लोगों के साथ करूं तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तभी दादाजी कहते हैं कि तेरे जैसा औलाद न रहे तो ही अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब लेकर जाइए इन दोनों को यहाँ से। तभी अजय के माता पिता गोविंद जी के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। काफी ज्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तभी गोविंद जी कहते हैं कि इंस्पेक्टर इनको यहाँ से लेकर जाइए। जैसे ही इंस्पेक्टर अजय के माता पिता को लेकर जाने लगते हैं तो गोविंद जी अजय के चेहरे को निहारने लगते हैं। अजय की आंखों में आंसू भरे हुए थे। गोविंद जी तुरंत ही इंस्पेक्टर को रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं अपना कंप्लेन वापस करता हूं, तुम इन लोगों को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब ये कहते हुए छोड़ देते हैं कि तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और तुम दोनों भी एक दिन बूढ़े होगे और इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। अब गोविंद जी के बेटे और बहू गोविंद जी का खाने पीने का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे और घर में उन्हें बहुत ही मान दिया जाता था। अब गोविंद जी अपने ही घर में बहुत शान से रहते थे और अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते थे।